नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी परेशानी या फिर समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमें उसका डायग्नोसिस कह सकते हैं या फिर उसका नाम हमें नहीं पता है। तो आज इस टॉपिक का नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिजीज है एज पर WHO। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है ये होता क्या है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की बात करें तो पेशेंट को इतनी सिवियर वीकनेस, कमजोरी होती है कि अगर वो रेस्ट करे तो उससे भी वो ठीक नहीं होता है, बल्कि जो अगर वो अपनी फिजिकल और मेंटल कोई एक्टिविटी करता है तो उसके बाद भी उसमें काफी ज्यादा वीकनेस होने लगती है। स्लीप इसकी डिस्टर्ब हो जाती है और वही बात कि रेस्ट करने के बाद उसे कोई आराम नहीं मिलता। ये वीकनेस और जो फटीग होता है वो इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ठीक से नहीं कर पाता। इसके साथ ही पेशेंट को सर दर्द, सर में भारीपन, चक्कर आना, नींद सही से ना आना, शरीर यानी कि जो मसल्स होती हैं उनमें पेन होना, इस तरीके के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। अब हम जानते हैं कि जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला, जैसे भी डिस्कस किया था, जो सबसे पहला सिम्टम होता है इसका वो होता है परसिस्टेंट फटीग, यानी कि पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस होती है जो कि 6 महीने या फिर उससे ज्यादा लगातार रहती है और रेस्ट के बाद पेशेंट की वीकनेस ठीक नहीं होती है। दूसरा आता है पोस्ट एक्सर्शनल मैलेज, यानी कि पेशेंट ने फिजिकल और मेंटल काम किया, काफी ज्यादा काम किया, लेकिन उसके बाद जो उसके सिम्टम्स थे वो खराब हो गए यानी कि बढ़ गए। तीसरा आता है स्लीप प्रॉब्लम्स। इसमें पेशेंट की जो स्लीप होती है वो अनरिफ्रेशिंग होती है। इंसोम्निया यानी कि जो उसकी नींद होती है वो बार बार टूटती है और उसे ढंग से नींद नहीं आती है। चौथा आता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें पेशेंट की जो मेमोरी होती है वो लॉस होने लगती है या फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, चीजें सही से याद नहीं रहती हैं और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। पांचवा है मसल एंड जॉइंट पेन। इसमें पेशेंट को इतना ज्यादा पेन होता है लेकिन उसको कोई रेडनेस नहीं होती जॉइंट्स में, ना ही कोई स्वेलिंग होती है। छठा है हेडेक। इसमें पेशेंट को काफी फ्रीक्वेंट और सिवियर हेडेक्स होते हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके बाद अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो पेशेंट को सोर थ्रोट या फिर जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, लेकिन ये सिम्टम इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता है। इसके साथ ही पेशेंट को डिजीनेस महसूस हो सकती है। यदि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स और कॉजेस की बात की जाए तो इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, अगर किसी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं जैसे कि इरेगुलरिटीज इन दी हाइपोथैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आता है इसका कॉज या फिर रीजन वो है जेनेटिक भी माना जाता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। इसको हमें कुछ अलग तरीके से डायग्नोस करना पड़ता है, जैसे कि अगर जिन जिन डिजीज कंडीशन में ये सिम्टम्स आते हैं हमें उन्हें एक बार एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि ये उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए होगा उन डिजीजेस का। इसके साथ ही यदि आपके जो इसके 3 मेन सिम्टम्स थे, पहला था परसिस्टेंट फटीग, दूसरा है पोस्ट एक्सर्शन मैलेज, थर्ड है अनरिफ्रेशिंग स्लीप, उसके अलावा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर मसल और जॉइंट में से कोई एक सिम्टम है, उन 3 सिम्टम्स के साथ तो हम इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कह सकते हैं। और उसके साथ ही ये सारे सिम्टम्स कम से कम 6 महीने या फिर उससे अधिक होने चाहिए। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स पर काम करती है। इस टाइप की डिजीज कंडीशन में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो होम्योपैथी है उसका जो बेस है वो है कि वो पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर उसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन तैयार करती है या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन और अ पेशेंट। तो यदि आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं या फिर आपके आसपास किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप बेझिझक होम्योपैथी को रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करना होगा
जो कि आपके सिम्टम्स की बेसिस पर आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आप कुछ थेरेपीज ले सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। यदि आपको स्ट्रेस है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी डाइट इम्बैलेंस है, हेल्दी डाइट नहीं है, तो आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट अपनाने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।